तो ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्या चलेगा? हेलो, सब लोग को आवाज़ क्लियर है? हाँ भी आवाज़ क्लियर है। चलो ठीक है। हाँ तो भैया। ओके, तो आज का हमारा क्या है? आज हम लोग जो भाग एक पढ़ रहे हैं, हमारे भारत की राज व्यवस्था का जो लक्ष्मीकांत है, उसमें हमने पहला चैप्टर अपना ख़त्म कर लिया। भाग एक का पहला चैप्टर क्या था? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसको हमने अपनी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा कि अंग्रेजों के शासन से लेकर हमारा देश जब तक आज़ाद हुआ, कितने अधिनियम आए, कितने एक्ट आए, किस हिसाब से हमारी कानून व्यवस्था चली, समझे? वो सारी चीज़ें हमने देखा। तो अब क्या है? हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संविधान का निर्माण, कि कैसे हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और उस संविधान सभा ने 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लेते हुए अपने संविधान का निर्माण किया। वो चीज़ हमको इस चैप्टर में देखना है, इस वाले चैप्टर में। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो मुद्दा है यहाँ पर देखेंगे, जिसका नाम है संविधान सभा की मांग। तो यहाँ पर देखो कि संविधान सभा की मांग कब रखी गई थी, उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया, उसके लिए कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए, कौन कौन से कानून लाए गए, चार्टर या अधिनियम लाए गए, वो सारी चीज़ों को जरा थोड़ा मतलब पीछे से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष जो था वो 1934 में पहली बार किसके द्वारा लाया गया था? तो M.N. राय, समझे? M.N. राय के द्वारा क्या किया गया था? अंग्रेजों से यह मांग की गई थी। M.N. राय क्या थे? वामपंथी आंदोलन के थे, समझे? ये वामपंथी क्या होता है? बोलो। वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता, बोलो, किसी को पता है ये? हाँ बोलो, जोर से बोलो। विपक्षी। वामपंथ का मतलब देखो क्या होता है? वामपंथ का मतलब ही किसी मामले को बहुत समझ बूझ कर सुलझाना, कि वो कैसे मतलब नॉर्मली वो मामला सुलझेगा, गर्म दल से सुलझेगा या नरम दल से। तो ये वामपंथी आंदोलन के बहुत प्रखर नेता थे उस समय पर M.N. राय, समझे? तो यहाँ पर 1934 में उन्होंने सबसे पहली बार अंग्रेजों से भारत की संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। अंग्रेजों ने बोला था कि हम इसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे, लेकिन युद्ध के बाद, समझे? और लगातार ये चीज को टाला जा रहा था। क्लियर हुआ? बोलो। जी भैया क्लियर है। क्लियर? हाँ भैया क्लियर है। आवाज नहीं आ रही बाकी सबकी? हाँ भैया क्लियर है, क्लियर। चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला है? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय, अब देखो धीरे धीरे संविधान के निर्माण की जो मांग होगी वो बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पर भारतीय सदस्यों का, भारतीय जनता का यह मानना था, देखो अंग्रेज हमेशा से भारत के संविधान की बात कर ही रहे थे, लेकिन उनका ये मानना था कि भारत का जो संविधान बनेगा उसमें अंग्रेजी सदस्य भी होने चाहिए, समझे? लेकिन भारतीय लोग इसका साफ विरोध कर रहे थे कि नहीं, भारत का संविधान केवल और केवल भारत की जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा से ही बनेगा, समझे? भारतीय जनता क्या करेगी? अपनी अपनी संविधान सभा के सदस्य जो रहेंगे भारतीयों को चुनेगी और वह संविधान सभा के सदस्य ही भारत का निर्माण करेंगे, समझे? तो यहाँ पर वही है कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की यहाँ पर मांग की थी, समझे? तो यहाँ पर सबसे पहले 1934 में किसने यह मांग की थी अंग्रेजों से? तो M.N. राय। तो यहाँ पर सवाल बनते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग निम्न में से कौन से व्यक्ति ने की थी? तो आपसे सवाल बनते जाएंगे कि भाई बताओ कौन कौन किए थे? तो वामपंथी नेता जिनका नाम था M.N. राय, इन्होंने यह कार्य किया था। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो 1938 में देखो फिर क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार, मैंने बताया कि नॉर्मली जो कहते हैं जनता रहेंगी, जो वयस्क लोग रहेंगे, वयस्क मतलब 18 साल वाले और उससे आगे, समझे? तुम्हें आज मताधिकार का जो है एक अधिकार है ना अपने मतदान का, लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल या उससे ऊपर। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है कि वयस्क मताधिकार पर जो संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा वही क्या करेगी? वही हमारे भारत का संविधान निर्माण करेगी, ना कि कोई बाहरी हस्तक्षेप, मतलब बाहरी कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर हुआ? बोलो।
हाँ सर क्लियर। ठीक है, तो जरा एक बार दिखा, मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने साफ साफ यह घोषणा कर दी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण अगर कोई करेगा तो जो भारत की जनता होगी वो अपने मताधिकार यानी चुनाव के अधिकार के द्वारा अपनी संविधान सभा का चुनाव करेगी, और वही संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी व्यक्तियों का समावेश जैसे कि ब्रिटिश सरकार का समावेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस बात को अंग्रेजों ने स्वीकार भी किया, और स्वीकार करके क्या भेजा, अगस्त प्रस्ताव। यहां पर देखो अगस्त प्रस्ताव, लेकिन देखोगे कि यहां पर अगस्त प्रस्ताव खारिज हो जाता है। दिक्कत क्या होती है कि वहां पर मुस्लिम लीग की यह मांग रहती है कि भारत के जो रहे उसे दो भागों में बांटा जाए, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान, जिसमें भारत के लिए अपनी खुद की संविधान सभा होनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए अपनी खुद की संविधान सभा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जरा देखते हैं उसके बारे में क्या बोला है। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और सन यहाँ पर 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव को भेजा, समझे, जिसमें अगस्त प्रस्ताव में यही कहा गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, जितने भी क्या कहते हैं कि सब धर्म के लोग हो आपस में मिल जाओ, जनता चुनाव करेगी और संविधान सभा का निर्माण कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जो हमारे ये थे, क्या नाम था, जिन्ना साहब, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, समझे, तो उनको वो ये बोल रहे थे कि नहीं, संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग है वह भागीदारी नहीं लेगी। तो उस पर भी लेकर बहुत विवाद हुआ था, देखेंगे। कलकत्ता में इस बारे में बहुत ज्यादा मारकाट हो गई थी, समझे। जब संविधान सभा का गठन हो गया उस दिन दरअसल में क्या था कि सरकारी छुट्टी थी, समझे, 3 दिन की सरकारी छुट्टी मिली थी, और 3 दिन की सरकारी छुट्टी में जो क्या कहते हैं कि मतलब आमतौर पे मतलब इतना ज्यादा वो हो चुका था, इतना ज्यादा विद्रोह हो चुका था कि आमतौर पे जो ये थे मतलब मुस्लिम कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे और मारकाट की प्रक्रिया शुरू हो गई, और 3 दिन तक सरकार के मतलब जो कर्मचारी थे वो छुट्टी मनाते रहे, और 3 दिन तक लगातार मतलब सड़कों पर केवल और केवल जो ये दंगावादी लोग थे इन्हीं का राज चला, समझे। तो यहाँ पर देखोगे जरा, तो यहाँ पर क्या दिया है कि सर 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, याद रख लेना, नाम याद रख लेना, इसे ही कहा जाता है क्रिप्स मिशन, नाम इसी का है क्रिप्स मिशन, जरा याद रख लेना। अगस्त प्रस्ताव कब आया था तो याद रख लेना, जरा ये सब याद रखो, यहां से क्वेश्चन अगड़म बगड़म बहुत पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना। नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने स्वतंत्र भारत की मांग की, जिसमें बोला गया कि क्या, जो भी मतलब संविधान का निर्माण करेगा वो भारत की चुनी हुई जनता का सदस्य होगा, जो संविधान सभा का सदस्य बनेगा, और उसी के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। इस बात को माना गया, और माने जाने के साथ ही 1940 में क्या किया गया, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, क्रिप्स मिशन पढ़ा रहा हूं। क्रिप्स मिशन योजना क्या थी, कैसे थी, उन्होंने साफ साफ बोला था कि बिल्कुल, लेकिन युद्ध के बाद, समझे, आपकी मांग जो भी है उसको माना जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद, लेकिन वो लोग चालाक थे, उनको पता है युद्ध के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझे। अभी उनको क्या करना है कि मतलब उस समय द्वितीय युद्ध, मालूम है ना 1942 का समय, द्वितीय युद्ध, बोलो। हाँ सर मालूम है। हाँ, तो यहाँ पर 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री जो थे उस समय, कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को क्या किया, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए, समझे। यहाँ पर इसी को कहा जाता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जब भारत आए तो किस लिए आए थे, वो स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के उद्देश्य से आए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था कि आप जो भी संविधान बनाएंगे उसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मान्यता मिल जाएगी। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने खारिज किया था, तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था कि भाई हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें हमारी खुद की संविधान सभा ना दे दी जाए। आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग की यह मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, और जिनको जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। लेकिन मैंने जैसा कि बताया था कि वहां पे जो जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन को साफ साफ मना कर दिया कि यहां पर इसकी बैठक कहां हुई थी, बता देता हूं, शिमला में हुई थी क्रिप्स मिशन की, समझे। शिमला ना मतलब वो शिमला खंड वाला, शिमला वाला इलाका है ना, शिमला की वादियां, अरे लम्सना वही है जहां पर आप आईएएस ऑफिसर जब
जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो लब्सना में जाओगे ना, लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, वहीं पे ट्रेनिंग होती है ना आईएएस हाँ भैया। ऑफिसर्स की। तो वहां पर आप जाओगे, शिमला में वहीं पर बैठक हुई थी, समझे। मामला बहुत ज्यादा गर्म भी हो गया था उस बैठक में, समझे। तो यहाँ पर वो चीज देखने को मिलती है कि क्रिप्स मिशन अंतिम में देखो मुस्लिम लीग की क्या मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसमें से क्या हो, उन सभी हिस्सों की अपनी अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। हम भारत के साथ नहीं रह सकते। क्लियर हुआ? क्रिप्स मिशन आपका क्लियर हुआ या नहीं? पहले फटाक से बोलो। हाँ भैया क्लियर। चलो अब इसके बाद ध्यान से सुनना, अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन आया, याद रख लेना। मैं पूछूंगा तुमसे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने मांग की 1938 में, आया क्या फिर यहां पर अगस्त प्रस्ताव 1940 में, फिर क्या आया क्रिप्स मिशन 1942 में। जरा ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, मैं आपको दिखाऊंगा अंत में कि इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन, कि कौन सा प्रस्ताव कब आया था, किस प्रस्ताव की क्या क्या मांगे थी, तो अपना कॉन्सेप्ट याद रख लेना। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहां पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अब क्या भेजा गया, तो अब कैबिनेट मिशन भेजा गया। भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, मतलब मंत्रियों का मिशन भेजा गया जो ब्रिटिश से आए थे। इस मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, समझे, कि नहीं भाई 2 संविधान सभा नहीं बनेगी। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना की, ध्यान से सुनना, उसने बोला कि हम ऐसी संविधान सभा रखेंगे जिसमें मुस्लिम लीग के लोगों को भी काफी हद तक संतुष्ट कर दिया, मतलब कि उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी होंगे और हिंदुओं के सदस्य भी होंगे, मतलब कांग्रेस के भी सदस्य होंगे। तो इसमें बहुत मतलब समान अधिकार की बात की गई कि जितने सदस्य उनके होंगे उतने ही सदस्य इनके होंगे, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको दबाया जाएगा। तो वो सारी चीजें रखी गई, मांग को स्वीकार भी कर लिया गया, संतुष्ट कर दिया गया। लेकिन आगे इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, कैबिनेट मिशन भी फेल ही होने वाला था। कैबिनेट प्रस्ताव कहा जाए, कैबिनेट मिशन यह भी फेल ही होने वाला था, ठीक है। उन्हें किसी भी तरीके से भारत को 2 हिस्से में बांटना था। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ और क्या कैसे कब तक संविधान, मैंने बताया कि संविधान सभा का गठन कब से हुआ था, तो 1946 में 9 दिसंबर को पहली बैठक के साथ में ही संविधान सभा का गठन माना जाता है। जहां पर क्या हुआ था, संविधान सभा ने अपनी अपनी शपथ ली थी सभी सदस्यों ने कि हम कुछ भी हो जाए तब तक नहीं, मतलब वो हार मानेंगे जब तक कि हम अपने देश के संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे। वहां पर सभी ने अपनी अपनी कसम खाई थी, सभी को, मतलब जो भी कितने सदस्य थे वही यहाँ पर लिखे होंगे, समझे, कि कितने सदस्य थे, कितने सदस्य कौन कौन से प्रांतों के थे, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। आपको समझ में आ रहा है या नहीं, पहले ये बता दो। चलो ठीक है, तो जरा आप संविधान सभा का अपने गठन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। ये भारत की संविधान सभा की बात की जा रही है, समझे, जिसमें अभी देखोगे कि जो क्या कहते हैं हमारे मुस्लिम लीग के लोग रहते हैं वो धीरे धीरे उसमें से निकलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की संविधान सभा का गठन करने का प्रावधान पारित हो चुका होता है। चलो, तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत कब कैबिनेट मिशन ने अपना अपना मतलब बताया लोगों को कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देखो कैबिनेट मिशन ने क्या किया, मुस्लिम लोगों को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया था। तो कैबिनेट मिशन को जब संतुष्टि यहाँ पर दे दी गई तो सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अभी देखना शुरू में अभी यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या देख लेना, जरा याद रखना, ये थोड़ा सदस्यों की संख्या याद रखो नहीं तो आप भूल जाओगे। तो शुरू में तो सदस्यों की कुल संख्या 300 कितना था, 389 के आसपास थी ये सदस्यों की संख्या। इसमें 296 किसके थे, ब्रिटिश भारत, और यहाँ पर 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। ध्यान से सुनो, ब्रिटिश भारत मतलब वो भारत का वो हिस्सा जो ब्रिटिश आधिपत्य, जो ब्रिटिश के अधिकार में था, समझे। और इसके अलावा 93 सीटें उनकी थी। ध्यान से सुनना, 389 सीटों को 2 भागों में बांटा गया, समझे। 389 सीटों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रिटिश भारत की सीटें और दूसरा देसी रियासतों की। देसी रियासतें मतलब अपने स्वतंत्र प्रांत, मैंने बताया था कि सब ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था, इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रांत थे जो स्वतंत्र प्रांत थे, जो किसी के अंडर में नहीं थे। तो यहाँ पर 2 तरीके से इनको बांटा गया है, 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें किसके लिए, तो देसी रियासतों के लिए। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें, तो 389 सीटों को 2 भागों में बांटा गया। पहला 296 और दूसरा 900 यहाँ पर
यहाँ पर 93 इतनी सीटों में बांट दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। आप देखना जरा यहाँ पर ये 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत की थी, इसमें भी देखो तुम्हें कहाँ कहाँ से किसका चयन किया जाना था। तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश भारत को जो बांटी गई सीटें थी 296, उसमें से ध्यान देना, उसमें से 292 सदस्यों का चयन 292 सदस्यों का चयन कहाँ से किया जाना था? तो 11 गवर्नरों के प्रांतों और यहाँ पर 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। यहाँ पर 11 गवर्नर के प्रांत थे और 4 जो मुख्य आयुक्त थे, जो मुख्य आयुक्त उच्च आयुक्त का पद उसका सृजन किया गया था। कुछ याद है? इंग्लैंड में उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया गया था, समझे? तो यहाँ पर उसमें प्रत्येक में से एक मतलब 4, यहाँ पर 4 मतलब लोगों 4 आयुक्तों का मतलब 4 सदस्यों का चयन करना था। वो चारों कहाँ थे? तो चारों मुख्य आयुक्त के प्रांत के थे, जिनमें से हर प्रांतों से एक एक लोगों का चयन किया जाना था। और 11 लोग ऐसे थे जिनको गवर्नर के प्रांतों से चयन किया जाना था। बाकी सब लोग कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत के अलग अलग जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके से सरकार बनी। पहला तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार, दूसरा मनोनीत सरकार, जिसको चुना नहीं गया था, डायरेक्ट एंट्री मिली थी। समझे? बोलो। चलो, तो यहां पर अब जरा आगे वाले पॉइंट पर देखते हैं। तो है क्या? हर प्रांत और देशी रियासतें और यहाँ पर अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह, उनको क्या गया? जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित कर दी गई कि भाई सबसे ज्यादा सीटें कहां पर दी जाएंगी? जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर सीटें ज्यादा रहेंगी, जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर सीटें कम रहेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप चले आओ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, तो अगर आप देखोगे कि लोकसभा में यहां से सीटें भी बहुत ज्यादा है। सही बात है या नहीं? हाँ भैया सही बात समझे? है। तो उत्तर प्रदेश में अब वही था कि जहां से जनसंख्या ज्यादा है वहां से ज्यादा सदस्यों का चुनाव किया जा रहा था, जहां से जनसंख्या कम है वहां से कम सदस्यों का चुनाव किया जा रहा था। याद रहे कि आपको कुछ न समझ में आ रहा है तो तुरंत मुझे टोकना, ना कि ऐसे ही मतलब लील के बैठ जाना, ठीक है? तो जरा ध्यान देना, यही है कि अलग अलग प्रांत जो थे, अलग अलग देशी रियासतें जो थी, उनको जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी जा रही थी। जहां पर जिस प्रांत की जनसंख्या ज्यादा थी वहां पर सीटें ज्यादा थी कि वहां यहां से इतने सदस्य आएंगे। और ये तक बता दूं कि सीटें कैसी थी, एक आम तौर पे कहा जाए तो हर 10 लाख व्यक्ति में एक सीट का आवंटन किया गया था कि 10 लाख लोग मिलेंगे तब एक सीट का चयन करेंगे। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। 10 लाख लोगों में किसी एक सदस्य का चयन होता था। एक आम तौर पर अगर ये बात बोली जाए तो उस समय जनसंख्या ऐसी थी। यही लिखा है कि मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित यानी बांटी गई थी कि 10 लाख लोग जो रहेंगे वो मिलकर एक सदस्य का चुनाव करेंगे। क्लियर हुआ? चलो अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखो अपनी संविधान सभा को समझो, तभी आपको आज के पॉइंट्स को, आज अगर मैं सच बता रहा हूं आपने भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ लिया तो आप किसी भी मुद्दे को, किसी भी मामले को सॉल्व, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, चाहे वो आज से जुड़े मामले हो चाहे वो पुराने मामले हो, आप उसको बहुत बेहतरीन ढंग से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि अरे ये बात तो यहाँ पर लिखा है, समझे? बड़े आसानी से बता सकते हो। तो देखो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के बीच, यहां पर ध्यान से सुना, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत मतलब यहां की बात की जा रही है, ब्रिटिश भारत की, तो 296 जो सीट बांटी गई थी उसकी बात की जा रही है। तो ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीट का निर्धारण कैसे था? तो 3 प्रमुख समुदाय के बीच। 3 प्रमुख समुदाय देखो कौन कौन से थे, जरा ध्यान देना। 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य लोग। अब सामान्य लोगों में, अब देखो मुस्लिम और सिख को बता दो ये भी सामान्य लोग ही थे, लेकिन इनको अलग से सीटें बांटी गई थी क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन यहां पर चल रहा था। तो मुस्लिम को, सिख को और सामान्य जनता, इस तरीके से 3 समुदाय के लोग क्या करते थे, अपने अपने मतलब इन्हीं आपस में इन्हीं को सीटें बांटी गई थी कि आपका इतना प्रतिनिधि होगा, इतना प्रतिनिधि आपका होगा, इतना प्रतिनिधि आपका होगा। तो सामान्य में साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम और सिखों को छोड़कर, नहीं तो मुस्लिम बोलेंगे कि हम यहाँ भी अधिकार लेंगे और ये सामान्य जनता में भी हमारा अधिकार होगा, समझे? तो इनको साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि मुस्लिम सिख के लिए अलग से प्रतिनिधियों का चयन होगा, सामान्य जनता जो रहेगी उसमें मुस्लिम और सिखों को छोड़कर अलग से प्रतिनिधि का चयन होगा। तो यहां पर वही लिखा है कि ब्रिटिश प्रांत में जो सीटें बांटी गई थी, जिसमें कितनी सीटें थी, तो 296 सीटें थी, वह 296 सीटों का निर्धारण 3 समुदाय के लोग करते थे, जिनमें जनसंख्या के अनुपात पर इनका
प्रतिनिधित्व मतलब प्रतिनिधि भेजे जाते थे। तो यहाँ पर 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य जनता। क्लियर? बोलो। क्लियर। चलो ठीक है, अब आगे पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा, मैंने बताया कि जो समुदाय के, अब जैसे मुस्लिम लोग हैं तो अपने मुस्लिम प्रतिनिधि का ही चुनाव करेंगे, वही वो चीज वहां पर लिखी है कि समुदाय के प्रतिनिधि का चयन कैसे होता था, तो समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता था कि मुस्लिम सदस्य जो रहेंगे वो अपने मुस्लिम प्रतिनिधियों का चयन करेंगे, और एकल संक्रमणी मत द्वारा यहाँ पर माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। समानुपातिक मतलब जिसका अनुपात जितना ज्यादा, जिनकी जनसंख्या जितनी ज्यादा रहेगी उस हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि कोई 100 है और तुम 30 हो तो तुम्हारा प्रतिनिधित्व कम रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा। यहाँ पर अनुपात के तरीके से कि भैया आप 100 हो और आप 30 हो, ये भी देखो, समझे? तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब यहाँ पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व माध्यम से कि भाई अपना अपना प्रतिनिधि चुनने की सबको स्वतंत्रता थी, उस हिसाब से यहाँ पर मतदान किया गया। आगे अब बढ़ते हैं तो देशी रियासतों के लिए। अब देशी रियासतें मतलब देखो ये ब्रिटिश भारत की बात हो गई। ब्रिटिश भारत में 296 जो सीटें थी उनकी बात हो गई। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पर 93 सीटें जो देशी रियासतों को दी गई थी उसके बारे में हमें बात करना है। तो देशी रियासतों में साफ साफ यहाँ पर दिया है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, कि रियासतों के प्रमुख खुद उनका चयन करते हैं या क्या करते हैं, खुद आकर बैठ जाते हैं या अपने किसी सदस्य को भेजेंगे। ध्यान से सुनना, ब्रिटिश भारत में क्या हुआ, चुनाव हुआ। मैंने वही बताया कि कहीं कहीं पर चुनाव हुआ, लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ, कहीं कहीं पर सीधा मनोनीत सरकार का मतलब मनोनीत सदस्यों का चयन किया गया। तो वो चीज यहीं से देखने को मिलती है कि जब हम देशी रियासतों की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी तरीके का चुनाव नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीधा जो रियासतों के प्रमुख रहा करते थे वो सीधा अपने हिसाब से सदस्यों का चयन करके उन्हें असेंबली में भेज देते थे। तो यहाँ पर वही है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से क्या थी, आंशिक मतलब थोड़ी तरीके से क्या थी, चुनी हुई थी, लेकिन थोड़ी तरीके से नामांकित निकाय थी, मतलब सीधा जिनका चयन किया गया उनको भेज दिया गया। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ फटाक से। यहाँ पर वही लिखा है कि संविधान सभा इस तरीके से क्या हो गया कि जो ब्रिटिश भारत के लोग थे उन्होंने तो अपने प्रतिनिधियों का चयन किया, लेकिन जो देशी रियासतों के लोग थे उनका चुनाव नहीं हुआ। उसमें जो प्रमुख थे रियासतों के, उनके द्वारा चुने गए सदस्यों को भेजा गया। तो यहाँ पर जो संविधान सभा थी वो कुछ रूप से तो चुनी गई थी, लेकिन कुछ रूप से केवल नामांकित निकाय थी। नामांकित निकाय मतलब नामों के आधार पर जिनका गठन कर दिया जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट नहीं, जो प्रांत के व्यवस्थापक थे, जो प्रांत के प्रमुख थे, उनके सदस्य क्या करेंगे, अन्य सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप मतलब जनता क्या करेगी, प्रांतीय व्यवस्थापकों को चुनेगी और वो प्रांतीय व्यवस्थापक क्या करेंगे, सदस्यों का चयन करेंगे। तो मैंने आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के चुनाव बताए थे, हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सदस्यों का चयन है वो सदस्यों का चयन कौन करेगा, तो वो प्रांतीय व्यवस्थापिका, जो प्रांत के प्रमुख रहेंगे, कुछ चुने हुए सदस्य रहेंगे। वो किनके चुने हुए सदस्य रहेंगे, वो एक तरीके से आम जनता, जो अन्य सदस्य हैं, जनता उनको चुनकर भेजी रहेगी और उन्होंने सदस्यों का चुनाव किया है। तो यहाँ पर बोला है जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, वही लिखा है कि यहाँ पर प्रांतीय व्यवस्थापकों का चुनाव सीमित मताधिकार करके किया गया था और उन्होंने सदस्यों का चुनाव किया था। सीमित मताधिकार का मतलब होता है कि मताधिकार करने की स्वतंत्रता सबको नहीं थी, यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों की थी जो सच में मतलब वेल एजुकेटेड, बहुत ज्यादा शिक्षित वर्ग था, उन्हीं को मताधिकार करने की स्वतंत्रता थी। क्लियर हुआ? आज के टाइम पे असीमित मताधिकार चल रहा है कि अगर आपने 18 साल के पार हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको मताधिकार है, मतदान करने का अधिकार है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, आपके पास अच्छी डिग्री है, आप अच्छे वेल एजुकेटेड हो, कुछ उसके लिए कंडीशंस थी, तभी आप मताधिकार कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा के लिए चुनाव कहाँ कब हुआ था? जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित, मैंने बताया था ब्रिटिश भारत के लिए कितनी सीटें थी? तो 296। हाँ या ना, फटाक से जवाब दो। हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि लेकिन इसमें दो तरीके की सीटें बांटी गई थी। मैंने बताया था कि पहले किसके लिए? तीन तरीके से, तीन समूहों में, तीन समुदाय में ये सीटें बांटी गई थी। पहला किसके लिए? हिंद मतलब कांग्रेस के लोगों के लिए, दूसरा मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए, इसके अलावा जो आम छोटी मोटी जनता थी, जो छोटे मोटे समूह थे, जरा देखते हैं कौन कौन से। तो इस चुनाव में भारतीय, जब ये चुनाव हुआ तो देखो किसको किसको कितनी कितनी सीटें मिली हैं। तो जो भारत सबसे ज्यादा, देखो यही रीजन है, यहां पर देखोगे कि सबसे ज्यादा सदस्य इन्हीं के थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटों पे जीत प्राप्त की? तो 208 सीटें उसी को मिली। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इसके बाद मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? तो उसको 73, मतलब 73 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय संविधान सभा में किसके होंगे? तो मुस्लिम लीग के होंगे। इसके अलावा जो छोटे मोटे समूह थे जिनके स्वतंत्र सदस्य थे, उनको 15 सीटें मिली। जो स्वतंत्र सदस्य थे, जो किसी के थे नहीं थे, या तो वो मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के भी नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के भी नहीं थे, जनता ने उनका अपने हिसाब से चयन करके भेजा था। तो आपका क्लियर हुआ यहां पर? बोलो। हाँ हो गया। ये 15 लोग कौन थे मालूम है? ये 15 लोग वही थे जिनमें 11 और 4 का चयन किया गया था। जरा यहाँ ध्यान देना, देखो डायरेक्ट चयन, 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 यहाँ पर चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत। दिख रहा है यहाँ पर? 11 और 4 15 होता है या नहीं? बोलो जल्दी। हाँ भैया। तो यहाँ पर वही है कि 296 में क्या थे कि कौन कौन? यहाँ पर 11 लोग तो भैया कौन थे? जो गवर्नरों के प्रांत से आए थे डायरेक्ट। 4 लोग कहाँ थे? मुख्य आयुक्त जो थे उनके प्रांत से। इसके अलावा बाकी सीटें किसमें थी? बाकी सीटें यहाँ पर कुछ जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी, जिनका मतलब ये लोग की सदस्यता ज्यादा थी। इसके अलावा मुस्लिम लीगों के सदस्य थे। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब यह संविधान मतलब सभा का चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त के महीने में 1946 में, तो उसमें ब्रिटिश भारत में जो 296 सीटें बांटी गई थी, उसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें जो स्वतंत्र सदस्यों की थी, जो किसी मतलब उनका चुनाव गवर्नर और मुख्य आयुक्तों के द्वारा किया जाना था। हालांकि अब देसी रियासतों में देखो, देसी रियासतें क्या हुई? उनका यह मानना था कि भैया हम संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे। ध्यान से सुनो, उनका यह मानना था कि हम संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम क्यों किसी को, मतलब हम खुश हैं, बहुत अच्छा है, हम किसी के सदस्य का मतलब किसी भी संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें खाली रह गई। किसकी? देसी रियासतों की। तो यहाँ पर देखो वही चीज लिखा है कि देसी रियासतों को जो बांटी गई सीटें थी 93 सीटें, वह भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। उन्होंने नहीं स्वीकार था कि हम किसी संविधान सभा का हिस्सा बने, वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहे। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ सर क्लियर हुआ। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। यहाँ पर वयस्क मतलब अगर जैसे वयस्क मताधिकार आज के समय पर होता है कि 18 साल के जितने भी ऊपर हैं, यहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं? चुनाव कर सकते हैं। समझे? मतलब अपना मतदान दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो भारत के वयस्क मताधिकार पर नहीं, बल्कि सीमित मताधिकार पर हुआ था। मतलब कुछ सीमित लोगों को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। मतलब जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा का सदस्यों के चुनाव किए थे। इसके अलावा इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, इसके अलावा भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति मतलब पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जनजाति, इनके प्रतिनिधि सभी को जगह मिली। समझे? इनमें महिलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि महात्मा गांधी किसी के सदस्य नहीं थे, वो संविधान सभा के भी सदस्य नहीं थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के सदस्य नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। आपको बता दूं कि जब शिमला कोठी में वही क्रिप्स मिशन जब आया था, तो वो महात्मा गांधी के साथ बैठक की और उन्होंने बोला कि शिमला की जो मीटिंग रहेगी उसमें आप भी आइए। तो महात्मा गांधी ने बोला कि मेरा वहाँ क्या काम है और मैं वहाँ क्यों आऊँ? मैं तो ना तो मुस्लिम लीग का सदस्य हूँ, ना मेरी खुद की कोई रियासत है, और ना ही मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता हूँ, तो मैं किस उद्देश्य से वहाँ आऊँ?
तो उन्होंने बोला फिर भी आपका आना और आपकी उपस्थिति जो रहेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करेगी, लेकिन वो जाने से साफ साफ मना कर दिए। तो यहां पर वही लिखा है कि महात्मा गांधी को छोड़कर, ये महात्मा गांधी वहां पर अपवाद थे क्योंकि एक बहुत महान उस समय के बहुत एक मतलब माने जाने पुरुष थे, समझे। कोई भी बातचीत कोई भी डिसीजन चाहे वो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब जो भी रहे तो वो लोग इनसे बिना पूछे नहीं किया करते थे। तो महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़कर सभा में उन सब भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। जो भारतीय मतलब ये सभा थी, संविधान सभा थी, उसमें सभी जितनी भी मतलब महान हस्तियां थी, छोटे से लेकर बड़ी तक, रियासतों से लेकर जो भी प्रांतों तक, सब जो भी थे उनमें सभी का समावेश था, लेकिन महात्मा गांधी उसमें सदस्य नहीं थे। मैंने बताया था कि शुरू में तो वो दिल्ली में थे, लेकिन बाद में दिल्ली में छोड़कर अपने साबरमती अपने शिष्यों के साथ चले आते हैं। हाँ या ना, बोलो। हाँ। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक कि संविधान सभा का मतलब कैसे वो संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। बोलो कैसे कैसे चुनाव हुआ, किसको कितनी सीटें मिली, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो अब संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। अब संविधान सभा अपनी कार्य प्रणाली मतलब कैसे कैसे काम करना है, कितना कितना काम करना है, कितने स्पीड से काम करना है, वो सारी चीजों को अब देखना है। चलो, तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। हाँ या ना? तो आपसे पेपर बन सकता है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कौन से मतलब उसमें हुई थी, सन में हुई थी या निम्न में से कौन से तारीख को हुई थी। तो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 ऐसी कुछ अगड़म बगड़म डेट दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर को क्या हुआ था, 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था कि हम इस बैठक में सदस्यता नहीं लेंगे, और यही इसी वजह से क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पर यह हुआ कि इस लीग में यहाँ पर आधे, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या था, ध्यान से देखो जरा, कि मैंने आपको अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया कि एक सेकेंड, हाँ, मैंने अभी अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जब चुनाव हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया यहाँ पर तो हमारे सदस्य कम है, मतलब हमारी बात को यहाँ पर दबा के रख दिया जाएगा, समझे। तो उन्होंने बोला कि हम इस सभा के सदस्य नहीं बनेंगे। उन्होंने इस सभा का बहिष्कार किया। तो भारतीय यहाँ पर जो संविधान सभा थी उसका उन्होंने बहिष्कार किया, और यही रीजन था कि सभा में उनकी उपस्थिति नहीं थी, इसलिए सभा में सदस्यों की संख्या भी कम हो गई थी। तो जरा देखते हैं क्या था वो। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि यहां पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया, इस बैठक का बहिष्कार किया, और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया कि भाई हमें अपना खुद का पाकिस्तान ही चाहिए। उन्हें ऐसा लगा था कि हो सकता है कि हमारी सदस्यता ज्यादा हो जाए, लेकिन वो सदस्यता ज्यादा नहीं हो पाई, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। 208 तो कांग्रेस के ही थे, बाकी 3 लोग किधर से अगड़म बगड़म करके आ गए थे। ठीक है, आगे फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो वरिष्ठ सदस्य मतलब सबसे बुजुर्ग, जो सबसे मतलब बोला यही पर फ्रांस ने जब अपनी संविधान सभा का गठन किया था तो उसमें भी जो सबसे बुजुर्ग थे उन्हीं को बोला गया कि जैसे फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में क्या हुआ था कि जो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे, जो सबसे ज्यादा उम्र में बड़े थे, उन्हीं को क्या कर दिया गया, संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया। लेकिन इनको यहाँ पर अस्थायी मतलब बाद में इनको बदला जा सके। तो अभी आप देखोगे कि शुरू में तो इनको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रख लेना, संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में बदलकर किसको बनाया गया? बाद में अस्थायी सदस्य बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रख लेना कि सबसे पहले इनको क्या किया गया, जो वरिष्ठ सदस्य थे शुरू के लिए कुछ दिन तक काम चले, इसलिए किसको बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। वह एक अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी मतलब जब तक काम नहीं चल रहा है इनको बना दिया जाता है, बाद में चुनाव किया जाएगा। अब बाद में क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया। याद रख लेना। सवाल इतना भी घुमा सकते हैं कि डॉक्टर, यहां पर ध्यान देना, सवाल इतना घुमाया जा सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद भारत के यहां पर भारतीय संविधान सभा के सदस्य मतलब ये अध्यक्ष कौन बने? तो पता होना चाहिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो जल्दी। समझ में आ रहा है ना आपको कॉन्सेप्ट?
हाँ भैया समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, लापरवाही मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मोड पर अभी चल रहे हो आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, उसी प्रकार अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर डॉक्टर H.C. मुखर्जी और वीटी कृष्ण, यहां पर कृष्णामचारी, यह दो उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। ध्यान देना, एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष उस समय पर कौन कौन थे। उपाध्यक्ष का काम क्या होता था, उपाध्यक्ष का काम यह होता था कि अगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति है, मतलब अगर संविधान सभा में किसी कारण से अध्यक्ष नहीं है, तो वहां पर जो दूसरा अध्यक्ष का कारोबार संभालता था उसका नाम था उपाध्यक्ष। समझ में आई मेरी बात? हाँ भैया समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर H.C. मुखर्जी, बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे H.C. मुखर्जी, समझे। इसके अलावा वीटी कृष्णामचारी, यह दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। यहां पर वही लिखा है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष एक और उपाध्यक्ष दो, कौन कौन से आपके क्लियर हुए ही रहने चाहिए। क्लियर नहीं कुछ तो कम से कम इतना याद कर लेना, इनको आप कृष्णामचारी को कर्मचारी करके याद कर सकते हो कि भैया ये कर्मचारी करोगे तो कृष्णामचारी याद रहेंगे। इसके अलावा रानी मुखर्जी तुम्हें पता है ना, तो इनके हिसाब से मुखर्जी अपना याद कर लेना, समझे। तो दो लोग थे, पहले मुखर्जी को याद कर लेना, दूसरा कर्मचारी करके कृष्णामचारी याद कर लेना। क्लियर? हाँ भैया क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं कि उद्देश्य क्या था। अभी सीधी सी बात है, यहां पर संविधान सभा का गठन हो गया तो उसका उद्देश्य रखा गया, प्रस्ताव किया गया कि भैया इसका क्या उद्देश्य होगा, कितने दिन में कितनी मेहनत करके अपने संविधान का गठन करना है, कितना काम करना है। इसके अलावा देखो, सुनो मेरी बात, जब कोई भी मत रखा जाता था, संविधान में कोई एक नया विषय जोड़ा जाता था, तो यहां पर इस बात को रखा गया कि देखो अगर हम चुनाव करवाएंगे, मतलब कि भैया इसको कितने लोग मान रहे हो, कितने लोग इसका बहिष्कार करवा रहे हो, तो हमारी संविधान सभा में मतभेद हो जाएगा। मतभेद का मतलब कि भाई जो लोग मानेंगे वो एक दल में आ जाएंगे, जो नहीं मानेंगे फिर एक दल में आ जाएंगे, फिर लय कुर्सी चालू, कुर्सी फेंक फेंक के मारा पीटी चालू, समझे। तो बोला गया ये नहीं करवाया जाएगा, हमारी संविधान सभा को अंतिम तक काम करना है। तो यहां पर क्या करवाया जाएगा कि जो भी मत होंगे उस पर सभी के डिसीजन लिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी, और जब तक सब लोग नहीं मान जाते तब तक उसको जोड़ा नहीं जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? यहां पर किसी भी तरीके का चुनाव नहीं करवाया जाएगा किसी भी बात को लेकर। अब जैसे तुम्हारे क्लास में अगर तुम देखते होगे कि क्लास में अगर तुमको मॉनिटर का चयन करना रहता है कि भैया क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, तो चुनाव करवाया जाता है कि बताओ कितने लोग इस इंसान को पसंद करते हो। सही बात है ना? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर वही होता है, असली धुरंधर वही होता है जो लड़कियों को अपने अंदर शामिल कर ले। हाँ या ना? हाँ सर। कि टीचर भी बोले सबसे ज्यादा कि भाई लड़कों से ज्यादा लड़कियां इनके पक्ष में है, समझे, कि लड़कों के नेता बने या ना बने, लड़कियों का नेता इन्हीं को बनाना है। हाँ सर। चलो, तो यहां पर वही चीज लिखा है कि संविधान सभा में किसी भी मत पर चुनाव नहीं होगा, समझे, किसी भी विषय पर किसी भी मत पर चुनाव नहीं होगा। इसके अलावा संविधान सभा को दो कार्य दे दिया गया। पहला तो विधायी संबंधी कार्य, मतलब आपको कानून नियम विनियम बनाना है। दूसरा जो छोटे मोटे मामले आ रहे हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। और इस प्रकार से दो अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। अभी मैं आपको वो सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो जरा यहां पर देखो कि उद्देशिका क्या थी। उद्देशिका यहां पर सबसे पहले उद्देशिका ही बनाई गई संविधान सभा की उद्देशिका। आप जब संविधान सभा, अगर अपना भारत का संविधान खोलोगे तो उसमें आपको शुरू में उद्देशिका ही दिखेगी, समझे, ठीक है, कि संविधान सभा की उद्देशिका क्या थी। देखना चाहते हो संविधान सभा की उद्देशिका? बोलो। हाँ भैया दिखाइए। चलो ठीक है, एक सेकंड जरा। देखो यहां पर एक सेकंड रुक जाओ, और इस उद्देशिका में भी परिवर्तन किया गया था, जरा देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ।
इसके बाद तुम्हें पता है कि प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है संविधान की। तुम देखोगे तो तुम्हारा जो भी बुक रहती है, बुक में देखोगे तो लिखा रहता है ना ऊपर भारत का संविधान, कुछ याद है या नहीं? जो भी तुम बुक खोलते हो, जो भी लगभग बुक रहती है, देखो यहाँ पर है उद्देशिका, यहाँ पर देखो प्रस्तावना, फिर ये देखो उद्देशिका, यहाँ पर भारत का संविधान। तुम देखे होगे कि यहाँ पर तुम्हारी जो भी बुक्स रहती हैं उसमें नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं। देखो ये उद्देशिका है, तुम जितनी भी बुक अपनी देखे होगे वो सारी बुक में उद्देशिका होती है। हाँ या ना बोलो जल्दी। हेलो, तुम्हारी बुक में शुरू में पहले पेज पे डायग्राम होता है कि नहीं होता, पहले ये बताओ। हाँ भैया। होता है ना, तो ये अपनी उद्देशिका है। इसको अच्छे से कोई बुक खोलोगे उसमें तुम्हें मिल जाएगा, समझे? इसमें भी उद्देशिका और प्रस्तावना अलग अलग है, ये बात का भी ध्यान रख लेना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, अभी देखेंगे उसको, लेकिन उसमें भी परिवर्तन कर दिया है मोदी सरकार ने। चलो, तो यहाँ पर जरा फटाफट देख लेते हैं। तो भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष बने, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और कृष्णामचारी, यह 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य और प्रस्ताव, तो 13 दिसंबर, ध्यान से सुनो, 9 दिसंबर, अब डेट याद करना शुरू कर दो। डेट मतलब आपको लाइन से देखो, फटाफट डेट देखो। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर के बाद यहाँ पर देखो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्तावित किया कि हमको किस हिसाब से पूरी संविधान सभा का कारोबार काम को संभालना है। तो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी कि हमको संविधान कैसा बनाना है, किस हिसाब से बनाना है, उस चीज का एक प्रेजेंटेशन था, दर्शन था, उसका एक झलक थी। क्लियर हुआ आपका 13 दिसंबर का कॉन्सेप्ट? अब क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में थे, तो उनका ये काम था कि भैया वो क्या कहते हैं कि अपनी संविधान सभा को एक तरीके से लीड करें। अध्यक्ष तो कौन थे? हमारे राष्ट्रपति, वो कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद थे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु मतलब जिसके ऊपर किसी और का शासन न हो, एवं गणराज्य घोषित करती है। गणराज्य मतलब जिसका खुद का स्वतंत्र मतलब संविधान हो। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हो? क्योंकि आपका खुद का स्वतंत्र मतलब संविधान चल रहा है आपके देश में, समझे? तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य मतलब एक ऐसा क्षेत्र है, उसको घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है कि हमारे आगे का शासन चल पाए। इसके लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। किस लिए? तो संविधान का निर्माण करने के लिए। क्लियर हुआ या नहीं, पहले बताओ। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट में क्या उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत में शामिल थे, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र या फिर भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यहाँ पर साफ बोला गया, जरा ध्यान रखना कि संविधान में सबसे पहले जब आप संविधान खोलोगे तो शुरू में भाग 1 में पहले अनुच्छेद में यही लिखा है कि देखो ध्यान से सुनना, जो भी जैसे आज के टाइम पे तुम्हें बता दूं कि साफ संघ का मतलब क्या होता है। संघ का मतलब होता है यूनियन। भारत जो है वो कई राज्यों और कई प्रांतों का यूनियन है। अब यूनियन और फेडरेशन का मतलब जरा समझ लो कि फेडरेशन का मतलब फेडरेशन अमेरिका में है और यूनियन भारत में है। अब भारत एक संघ है, इसका मतलब कि भारत में अगर कोई राज्य चाहता है कि वह विलय हो जाए मतलब वह मिल जाए तो वह मिल तो सकता है, लेकिन अगर वो कल को चाहे कि मैं अलग हो जाऊं तो वह अलग नहीं हो सकता। भारत का 1 इंच भी अलग नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रख लेना। अगर कोई राष्ट्र चाहता है, कोई राज्य चाहता है कि मैं भारत का हिस्सा बन जाऊं तो वह बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान कल को चाह ले कि भैया हम भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत उनको मिला तो लेगा, लेकिन फिर अगर वो बोले कि हम अलग होना चाहते हो तो नहीं हो सकते हो। तो इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। तो आपको संघ समझ में आया? लेकिन फेडरेशन यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि अमेरिका का कोई भी राज्य जब चाहे तब वह उससे अलग होकर स्वतंत्र देश बन सकता है। क्लियर हुआ? अमेरिका का राज्य। हेलो
हेलो। हाँ बोलो बोलो। भैया भैया अमेरिका का राज्य अलग होते हैं तो बात हो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलो। अलग होते हैं। आप अपना नाम बोलो पहले, तब मैं जरा आपको सुनने की कोशिश करूं। देवांश भैया, देवांश। हाँ देवांश बोलो, क्या बात है। भैया अमेरिका का राज्य कभी स्वतंत्र हो सकता है? मैं आपकी आवाज़ नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन चलो मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैंने बताया कि जो अमेरिका का राज्य क्षेत्र है, इसीलिए लिखा जाता है ना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ पर यूएसए क्या है, बहुत सारे स्टेट का यूनियन है, समझे। तो वो अपने आप से कभी मतलब, हेलो हाँ सर। भैया चलो ठीक है, थोड़ा सुनने की कोशिश करो। क्या प्रॉब्लम है आप लोग, मतलब फिलहाल सबकी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन देवांश की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वही, या फिर देवांश, देवांश ठीक है देवांश, आप मुझसे मिलकर अकेले में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, और क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये है कि भाई जो यूएसए है, आप सुनते होंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम यूएसए क्यों है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं उनका यूनियन है, लेकिन वो कभी भी आपस में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। क्लियर हुआ, बोलो। हाँ भैया क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज लिखा है कि ब्रिटिश भारत में शामिल जितने भी क्षेत्र हैं, भारतीय राज्य में शामिल जितने भी क्षेत्र हैं, बाहर से इस प्रकार के जितने क्षेत्र हैं, भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा अन्य क्षेत्र, ये जितने भी क्षेत्रों की बात की गई, जो भी चाहेंगे वो भारतीय संघ का हिस्सा तो हो सकेंगे। लेकिन आगे इस बात को समझ लेना, आगे की बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है। आगे की बात यह है, आगे की बात यह है कि वो संघ का हिस्सा तो बन सकेंगे, लेकिन संघ से अलग नहीं हो सकते। जैसे सिक्किम देखो, सिक्किम क्या है, भारत का आज के समय हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर सिक्किम चाहे तो अब भारत से अलग नहीं हो सकता। समझे मेरी बात, क्लियर। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते Clear. हैं। अब आगे के पॉइंट में क्या लिखा है, उक्त वर्णित मतलब ऊपर दी गई सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण कौन करेगा। कि यहाँ पर देखो ना, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीमा होती है, अलग अलग, कि भैया ये राज्य यहाँ तक है, इस राज्य की सीमा यहाँ तक है, इस क्षेत्र का नामांकन यहाँ तक होगा। जैसे देखो कि जब संविधान सभा को लगेगा तो वो एक क्षेत्र से दो क्षेत्र बना सकती है। जैसे तुम देखोगे तो आंध्र, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है उसका तेलंगाना वाला पार्ट अलग कर दिया गया, हाँ या नहीं, तो बोलो। हाँ सर। उत्तर प्रदेश को देखो बांटा गया और फिर बांटने की तैयारी की जा रही है, सही या नहीं। हाँ सर। तो ये सब क्या है, ये सब संविधान सभा तय करेगी। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन से क्षेत्र का कितना सीमा होगा, वह क्षेत्र कितना होगा, उस सभी चीजों का निर्धारण कौन करेगा, तो वह संविधान सभा करेगी, उसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनको यह भी शक्तियां निहित है कि वह प्रशासन संचालन के लिए भी ये वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। मतलब जो वो चाहेंगे उतनी शक्तियां उन राज्यों को, उन क्षेत्रों को दी जाएंगी। बाकी सब शक्तियां किसके पास होंगी, तो बाकी सब शक्तियां यहां साफ साफ लिखा है कि संघ में निहित होंगी, समझे। जो राज्यों को दी जाएंगी वो किसके द्वारा दी जाएंगी, तो यहां पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा दी जाएंगी। जो चाहेंगे वह शक्तियां उन राज्य क्षेत्रों को दिया जाएगा, बाकी जितनी भी शक्तियां होंगी वह संघ के यानी संविधान सभा के सदस्यों में ही निहित होंगी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। हाँ भैया क्लियर। ध्यान से सुनना, आपको ध्यान से मेरी एक बात सुन लेना कि संविधान को बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से समझना। ऐसा इसलिए कि लिखा कुछ और है, मतलब उसका कुछ और है। बेचारे इसी चक्कर में आज जाओ देख लो कि अब ये अमेरिका के कई राष्ट्र जूझ रहे हैं। तुम्हें बात क्या हो गई थी पता है क्या, कि दरअसल हुआ क्या कि अमेरिका के कुछ राज्य क्षेत्र जो थे उनमें कैसा होता है कि आपसी मतभेद हुआ और वो पहुंच गए न्यायालय, समझे। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दस्तखत दे दिए कि भैया कुछ भी हो जाए मुझे इस क्षेत्र से मतलब अपने मतलब यूएसए से अपने आप को अलग करना है। तो उन्होंने बोला आप अलग नहीं हो सकते, समझे। उन्होंने बोला कि आप अलग नहीं हो सकते। वो बोले क्यों नहीं हो सकते भैया, इसमें तो लिखा है कि हम अलग हो सकते हैं जब चाहें तब। बोले हाँ लिखा है, लेकिन उस बात का असली मतलब, ध्यान से सुनना,
उस बात का असली मतलब आपको नहीं पता है, हमको पता है। तो बोले कि ठीक है, हमको ही बताओ कि उसका असली मतलब क्या है। तो उसमें साफ साफ केवल इतना लिखा है कि जो राज्य क्षेत्र चाहेंगे वो जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। लेकिन तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका असली मतलब क्या है मुझे बताओ। उन्होंने ये बोला कि इसका असली मतलब ये है कि आप अलग हो सकते हो, लेकिन तब जब और कोई रास्ता न बचा हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें अलग करना है, बस खत्म बात। तो नहीं बोले उन्होंने, नहीं अभी सोचो, अभी रास्ता बचा है। और आज तक बेचारे सोच ही रहे हैं। समझे? नहीं समझे मेरी बात? समझ गए भैया, समझ ठीक है, तो आपको संविधान का सही मतलब समझ में आना चाहिए कि संविधान में कौन सी बात का कितना और कहां तक मतलब है। समझे? नहीं तो बेमतलब की लड़ाई कर लोगे उनकी तरह और बाद में मालूम पड़ेगा कि इसका सही मतलब ये नहीं ये है। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है कि संविधान में यहाँ पर वही लिखा है कि जो क्या कहते हैं सीमा होंगे, जो क्षेत्र होंगे, उनको उतनी ही शक्तियां दिया जाएंगी जितनी संविधान सभा के लोग, संघ के लोग चाहेंगे। बाकी शक्तियां किसके पास होंगी? तो वो संघ के पास ही होंगी, उनको छोड़कर। यही लिखा है कि प्रशासन को चलाने के लिए जितनी शक्तियां दी जाएंगी उतनी शक्तियां उनके पास होंगी, बाकी शक्तियां उनको छोड़कर संघ में निहित होंगी, इन राज्यों को प्राप्त होंगी। क्लियर हो गया? बोलो। हाँ सर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं उनका प्राधिकार, प्राधिकार मतलब प्रशासन चलाने का अधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी स्रोत भारत की जनता ही होगी। बोला जा रहा है कि ये सारी चीजें, जितनी भी शक्तियां होंगी, जितने भी उसको चलाने के अधिकार होंगे, जितनी भी सारी चीजें होंगी, वो जितनी भी सरकारें होंगी, सरकार का मतलब यहां पर केवल प्रधानमंत्री नहीं बोला जा रहा है, सरकार के भी बहुत सारे अभिन्न अंग हैं। यहां पर देखो लिखा है कि सरकार और सरकार के अभिन्न अंग। यहां पर सरकार के अंग मतलब एक छोटा सा गांव का प्रधान, गांव की मुखिया, ये सब भी क्या है? सरकार है, इन्हें भी सरकार कहा जाएगा। ये बात का ध्यान रख लेना, समझे? तो ये सब क्या बोला जा रहा है? ये पूरी तरीके से केवल और केवल भारत की जनता होगी, ना कि कोई बाहरी व्यक्ति होगा। क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर। पायल, आपको समझ में आ रहा है कि आपको उड़ रहा है बाबू? नहीं भैया, सब समझ में आ रहा है। पक्का ना? हाँ भैया। ठीक है। और करीना, आपको? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि उड़ रहा है कि भैया हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम आ रहा है? बोलो। नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी है। प्रिंस, आपको? सर एकदम अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखो मैं ये बता रहा हूँ, मुझसे जितना हो रहा है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, समझे, कि आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। और ये भी बता दे रहा हूँ कि इसको पढ़ने के साथ ही आप अपना इतिहास का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हो। साथ में संविधान आप देख लेना कि जिस दिन मैंने आपको भारतीय राज व्यवस्था पढ़ा दिया उस दिन इतना तो है कि आप, इतना है तो कि भाई मतलब आपका जो भी कॉन्सेप्ट है संविधान सभा से लेकर संविधान निर्माण से लेकर पूरे संविधान तक का आपका A to Z कॉन्सेप्ट एकदम ना क्लियर रहा तो बोलना, थोड़ा थोड़ा तकलीफ सह लो। बाकी खुशी और प्रिया, आपका क्या हाल है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। बाकी खुशी? हाँ सर, समझ में आ गया सर। चलो ठीक है। देवांश, आपका? भैया आपकी आवाज अटक रही है। देवांश, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देवांश, हमारे द्वारा जो ये लाभ दिया जा रहा है उससे वंचित बैठे हैं। बाकी विकास, आप? विकास? हाँ भैया, आ रहा है समझ में। चलो ठीक है। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट पर क्या दिया है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, यहाँ पर समता का अधिकार की बात की गई कि लोगों को एक समान अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा, कि अभी तक जो चला आया है कि पिछड़ी जातियों का भेदभाव हुआ है और जो उच्च जातियां हैं उनका बहुत ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा जो रहेगी। अवसर की समता, अवसर की मतलब सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, समझे, जो भी है सबको एक समान अवसर। अगर किसी भी प्रकार का सरकारी अवसर आता है, जैसे कि आज के टाइम पे आप देख लो कि आज के टाइम पे कोई भी भर्ती आती है तो उसमें सभी को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। आरक्षण अलग चीज है। विधि के समक्ष समता, विधि मतलब न्याय के समक्ष समता, विधि मतलब यहाँ पर जो भी कानून रहेंगे उसमें सभी को एक समान अधिकार रहेगा। ऐसा नहीं किसी के लिए एक कानून रहेगा दूसरे के लिए वह कानून नहीं रहेगा।
सभी के लिए एक समान कानून होगा। इसके अलावा विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि सबकी एक पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो। स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता को स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। वही लिखा है कि भारत के लोग जो होंगे वो अपने न्याय के लिए भाई अनुरोध कर सकते हैं कि हमें न्याय मिले। आप सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, स्वतंत्रता और सुरक्षा तरीके से मांग कर सकते हो। समझे कि हाँ, आप जनता मतलब सरकार से मांग कर सकते हो कि हमारा सामाजिक तौर पे शोषण हो रहा है, आर्थिक तौर पर शोषण हो रहा है। इसके अलावा राजनीतिक स्वतंत्रता इनको चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब आप किसी भी दल में समावेश हो सकते हो। आप चाहो तो कांग्रेस के बन जाओ, आप चाहो तो बीजेपी के बन जाओ। किसी ने आपको पकड़ के रखा है कि नहीं आपको बीजेपी में ही भरना है, बीजेपी में ही जाना है, बोलो। तो यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता वही है, यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता वही है कि आप क्या करो, आप अपने किसी भी राजनीतिक दल का चयन कर सकते हो। समझे। इसके अलावा सुरक्षा, आपको सुरक्षा की भी व्यवस्था है कि आपके ऊपर अगर कोई धमकी कार्यवाही की जा रही है तो उसके लिए आपको सुरक्षा की भी व्यवस्था है। अवसर की समता, जो भी अवसर आएंगे, सरकारी अवसर हो या फिर गैर सरकारी अवसर हो, उसमें सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा। विधि के समक्ष क्षमता, जो भी कानून होंगे वो सभी के लिए होंगे। विचार और अभिव्यक्ति मतलब आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने की आपको स्वतंत्रता है। अगर आप कोई बात को बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो, उसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। अभिव्यक्ति, अपने आप को प्रस्तुत करने की, अपने अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को प्रस्तुत करना। समझे। तो आपकी अभिव्यक्ति देखी जाएगी इंटरव्यू में कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। एक खाना बनाना नहीं, देखो सुनो मेरी बात, आप बहुत अच्छा खाना बनाए हो लेकिन आपने उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया, आपने सब एक ही में मिला के दे दिया, लो खाओ, तो वो खाना किस काम का। आपने खाना थोड़ा ठीक है कैसा भी बनाया है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होगा तो फिर वो चीज है। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास नॉलेज बहुत बेटर है लेकिन आपको उसे प्रेजेंट करना ही नहीं आता, तो बताओ वो नॉलेज किस काम का। समझे मेरी बात। तो यहां पर आपकी अभिव्यक्ति जो होनी चाहिए वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की सारी स्वतंत्रता आपको इस संविधान के तहत दी जाएगी। नैतिकता को अपना यहाँ पर स्थापना, नैतिकता मतलब लोक नैतिकता मतलब नैतिक कार्य क्या होता है, नैतिक मतलब अच्छे कार्य। समझे। तो यहाँ पर लोगों को अच्छा बनाने का कि यहाँ पर स्थापना की जाएगी। आपको बता दूं कि जो अपना GS4 वाला टॉपिक है ना, जो GS4 सामान्य अध्ययन चौथा वाला, 4 सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, तो जो चौथा वाला होता है उसमें अभिव्यक्ति, नैतिकता इसी का पेपर होता है। मैंने बताया ना कि आप कितना ज्यादा ईमानदार हो, कितना ज्यादा नैतिक हो, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। सही बात है या नहीं। हाँ सर सही बात। ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपको यहाँ पर संविधान में इतनी ज्यादा छूट मिली है। आगे देखते जरा। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों को लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिनको पिछड़े वर्ग वाले लोग हैं, जिनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया है, बहुत ज्यादा दमन किया गया है, जिनको बहुत ज्यादा हद तक दबा के रखा गया है, उनको क्या की जाएगी, उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और आपको बता दूं, ये बात का खास ध्यान रख लेना कि आज भी उनके लिए ऐसे ऐसे कानून हैं पिछड़े वर्गों के लिए कि मैं सच बता दे रहा हूं कि उनको मात्र चिढ़ाने से आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। समझे। CST आपको सच समझे। आप अगर मात्र उनको केवल थोड़ा सा, अगर उनको मतलब बेइज्जती उनकी लग गई और उन्होंने इस बात में मुकदमा कर दिया, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपके ऊपर सबसे मतलब एक ऐसा केस हो जाएगा जिसमें आपकी जमानत भी नहीं होगी। समझे। तो ये बात का यहाँ पर जरा ध्यान रखना कि इनको एक विशेष अधिकार और एक विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, जनजाति मतलब जो पहाड़ों पे रहते हैं, आप हिमालय वाले इलाके में चले जाओ, आपको ऐसे छोटी छोटी झुग्गी बस्तियां बहुत मिलेंगी। और यहाँ पर जनजातीय लोग, इनको बता दूं कि सरकार ने इनके लिए इतना आरक्षण, इतना अवसर, इतना सुविधा प्रदान की है, उसके बावजूद ये लोग उनका लाभ नहीं उठाते। आपको सच बता दूं कि जनजातीय क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो आम लोगों के साथ रहना पसंद भी नहीं करते। समझे। वो नॉर्मली अगर तुम जाओगे ना तो वो हिचकिचाने लगेंगे ये सब मामलों में। समझे। आदिवासी जनजाति, तुम्हें पता है आदिवासी जनजाति में जैसे तुम जाओगे वहां पर तो वो लोग कैसा मतलब बाहर के लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते, वो अपने कबीले में ही खुश रहना चाहते हैं। इसके अलावा पिछड़े लोगों के, पिछड़े वर्ग के या फिर ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसे लोगों को एक विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है कि आप अपने मतलब थोड़ी सी दिक्कत पे आप क्या कर सकते हो, मतलब जो भी आपको दिक्कत हो रही है उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। ठीक है।
बोलो। हाँ भैया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए हुए, अक्षुण्ण मतलब कि टूटे ना, संघ की एकता जो संविधान के सभा की एकता थी, मैंने आपको बताया कि यहां पर संघ की एकता जो भारत में एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र सभ्य देश के न्याय एवं यहां पर विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब यहां पर आप भू क्षेत्र में रहो, समुद्री इलाका भी होता है, पता है कि नहीं कि भाई इतना इलाका इनका है, इतना इलाका इनका है, आपको वो भी पढ़ाऊंगा भूगोल में कि भारत का कितना समुद्री क्षेत्र है, जहां तक कि समुद्री मतलब नौसेना जो है अपनी भारतीय नौसेना वहां तक अपनी सीमा तक रक्षा करती है, वहां तक कि उसके अंडर में अगर कोई आ गया तो उस पर क्या करते हैं, उस पर कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही मतलब अगर वो व्यापारिक जहाज है तो उनसे क्या किया जाता है, टैक्स वसूली करना, कर वसूली करना, ये सारे प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई नेवी, दूसरी नेवी का जहाज आता है तो उसको क्या किया जाता है, ध्वस्त करने का भी प्रावधान है, समझे। तो ये सारी चीजें कि संघ की एकता को बनाए रखने के लिए कि संघ जो है वो जुड़ा रहे, अक्षुण्ण, कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए भू क्षेत्र, यही रीजन था ना कि जब आपको पता है ना हैदराबाद वाला इलाका, सबसे पहले शुरू में जो आज के टाइम पे तुमको दिखाई दे रहा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये उस समय पर हैदराबाद हुआ करता था जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी, समझे। तो जिन्ना साहब क्या बोल रहे थे, जिन्ना साहब ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको इंडियन मैप जरा चालू करता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो चलो जरा इसकी कहानी देखते रहते हैं, तब तक ये चालू हो जाएगा। तो हैदराबाद वाला इलाका जो था वो कहाँ था, आंध्र प्रदेश वाला इलाका। तो जिन्ना साहब क्या चाहते थे, जिन्ना साहब ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान जो रहे, सुनो मेरे, हाँ बोलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? हाँ सर। चलो तो मैं आपको क्या बता रहा था, चलो जब तक वो लोडिंग हो रहा है तब तक हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि उसके पीछे की कहानी क्या है और इस बात का मतलब क्या है। तो जिन्ना साहब जो थे, दरअसल मैंने बताया कि जहां यहाँ पर ब्रिटिश भारत का क्षेत्र और मुस्लिम लीग वाला जो मुस्लिम को दिया हुआ क्षेत्र था, मुस्लिम भारत का क्षेत्र, ये दोनों को अलग करके बहुत सारी स्वतंत्र रियासतें थी और रियासतों को ये अधिकार था कि वो जिस देश में चाहे उस देश से मिल सकती थी, हाँ या ना, बोलो, समझे, कि वो जिस देश से चाहे उस देश में जाकर उस देश को अपना लें या फिर वो चाहे तो स्वतंत्र रहें। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हैदराबाद पूरा मुस्लिमी इलाका था, समझे। तो जब वो मुस्लिमी इलाका था तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और उन्होंने बोला कि भैया आप हमसे मिल जाओ, समझे, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते, बहुत समझाया बुझाया गया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम 1 साल तक पहले मामले को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि मतलब हमें किससे मिलना है किससे नहीं। तो ये मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले अच्छी बात है, 1 साल तक हम क्या करते हैं कि बाकी जो रियासतों का काम धाम है उसको निपटा लेते हैं, बाद में इनको भी मिला लेंगे, समझे। तो बात क्या हुआ कि उस दौरान, ध्यान से सुनना, हुआ क्या कि हैदराबाद मुस्लिमी इलाका था, वहां पर दरअसल में जो वहां की जनता थी, जो जनता थी वहां की, ध्यान से सुनना, वो क्या थी, वो चाहती थी कि हम पाकिस्तान से मिल जाएं, हैदराबाद, समझे। तो वहां पर क्या हुआ, दंगे फसाद शुरू हुए और दंगे फसाद बहुत ही तेजी से शुरू हुए, तेजी से कुछ इस तरीके से कि वहां पर मुस्लिम जो थे उनकी आबादी ज्यादा थी और हिंदुओं की आबादी कम थी।
तो हुआ क्या कि वहां के लोगों को मार काट शुरू हुआ, कि हिंदुओं का बहुत बुरी तरीके से कत्लेआम, इसके अलावा जो औरतें थी उनका रेप, ये सारी चीजें शुरू हो गई, बहुत तेजी से होने लगे। समझे? तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर यह हुआ कि उनको क्या था, उनसे मिलना था, और भारत ने साफ साफ कह दिया था कि हम देखते हैं कि तुम कहां से जाते हो, मतलब हम ना तुमको भूमि से जाने देंगे। अब हैदराबाद है, जाओगे कैसे? ध्यान से सुनो, जरा ध्यान देना, मैप अभी तक लोड नहीं हुआ। हाँ चलो लोड हो गया। देखो हैदराबाद वाला इलाका, आपको मैप क्लियर दिख रहा है? बोलो हेलो, आप लोग को मैप क्लियर दिख रहा है? भैया नहीं दिख रहा है। हाँ भैया आप दिख रहा है। चलो तो देखो यहां पर देखो जरा, ये हैदराबाद वाला इलाका था। देखो ये हैदराबाद वाला, जहां पर मेरा मतलब मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये हैदराबाद वाला इलाका था। अब ये हैदराबाद वाला इलाका था, पाकिस्तान यहां पर था। तो भारत ने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ के लोगों को, यहाँ पर भारत ने थोड़ी चालाकी दिखाई थी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम यहाँ के लोगों को मतलब अपना ना भूमि देंगे, इनको जहां से जाना है तहां से जाएं, ना हम इनको अपने मतलब भूमि वाले क्षेत्र से जाने देंगे, ना इनको हम उड़ के जाने देंगे क्योंकि वायु क्षेत्र भी हमारा है, और ना हम इनको तैर के जाने देंगे क्योंकि जल क्षेत्र भी हमारा है। देखते हैं तुम कहां से जाओगे। समझे मेरी बात? बोलो। तो उसे मजबूरी में, यहां पर हैदराबाद को मजबूरी में वो मिल नहीं पाया था, समझे, इस वाले इलाके से, तो हैदराबाद की मजबूरी सी हो गई थी। नहीं समझे मेरी बात? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही बाबू आपको? हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड। तो मैंने आगे क्या बताया, मैंने ये बताया, इस बात का मतलब समझो, इस बात को पहले पढ़ो और फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं। देखो, संघ की एकता को अक्षुण बनाए की मतलब कमजोर बनाए रखने के लिए, अक्षुण मतलब कमजोर ना हो, तो बनाए रखने के लिए इसका क्या था, बोला गया कि संघ का उसका जितना भी भू क्षेत्र होगा, उसका जितना भी समुद्री क्षेत्र होगा और उसका जितना भी वायु क्षेत्र होगा, उस पर उसे पूरी तरीके से सुरक्षा, न्याय और विधि, कि वो जिस तरीके से चाहे वो देश का न्याय उस पर लागू होगा, उस हिसाब से कानून लागू होगा और उसकी सुरक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जब हैदराबाद वाला मामला अटका था, यहाँ पर देखो जरा, ये है हमारा हैदराबाद वाला पार्ट, समझे, ये हमारा हैदराबाद वाला पार्ट है और यहाँ पर हमारा है पाकिस्तान, समझे। तो हैदराबाद क्या था, मुस्लिमी जनजाति वाला इलाका था, तो उनको क्या था, उनको पाकिस्तान से मिलना था, समझे। लेकिन भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया। एक सेकंड, कोई मीटिंग में आया है, एक सेकंड जरा। तो ठीक है, तो भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम भाई क्या करेंगे, तुमको जाने के लिए ना अपना भू क्षेत्र देंगे और ना अपना मतलब यहाँ पर जल क्षेत्र देंगे जो हमारा है, और ना ही हम तुमको वायु क्षेत्र देंगे, देखते हैं तुम कहाँ से जाते हो, जमीन खोद के भी नहीं जाने देंगे। समझे मेरी बात? तो हैदराबाद को कुछ चालाकी से कब्जा किया गया था। यही नहीं, हैदराबाद में थोड़ा सा कत्ल नहीं हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले हुआ क्या दरअसल में कि मुस्लिम जनजाति के लोगों ने यहाँ पर हिंदुओं को बहुत बुरी तरीके से मतलब उनका मार काट शुरू किया, बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब उनके ऊपर शासन लगाना शुरू किया, समझे, कि हम कुछ तो करेंगे तभी हमको क्या कहते हैं कि उनसे मिलने की स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के सेनापति को साफ साफ बोला कि जाओ और उसको आजाद करवाओ, वहां पर जितने भी मुस्लिम हैं उनको आजाद करवा के लाओ। दरअसल दिक्कत क्या था कि हैदराबाद ने ये बोला था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके पास गए थे तो उसने बोला था कि एक साल तक हमें स्वतंत्र रखा जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें किससे मिलना है। तो यहाँ पर हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाके इसलिए दंगा नहीं करवा रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि भैया अगर मैं इनको मार काट करवा दिया इसी में तो ये हमसे नहीं मिलेंगे, समझे। लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने क्या किया कि भाई जो हो वहां से सब हिंदुओं को जाके आजाद करवा के लाओ, समझो। बहुत ज्यादा मतलब वहां पर भी बहुत ज्यादा कत्लेआम मचा दिए थे ये लोग ने, 2 लाख के आसपास वहां मौत हुई थी, समझे। बोलो। हाँ सर। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ था मालूम है, ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चढ़ गया था कि यह मामला यूएन में पहुंच गया।
जब यूएन में पहुंच गया तो यूएन ने बोला कि भाई ये इनका मामला है, आप इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, ये भारत को बोला गया। भारत ने बोला हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे, हम तो केवल समझाने गए थे, मतलब झगड़ा दो लोग का था, हम केवल समझाने गए थे, समझे। चलो, तो यहां पर आपका क्लियर हुआ कि ये भू क्षेत्र के बारे में क्या बोला जा रहा है कि भारत की शक्ति को अक्षुण्ण मतलब कमजोर ना हो जाए, इसके लिए इसका भूमि पे, समुद्र पर और वायु क्षेत्र पर पूरी तरीके से अधिकार होगा। इसको यह स्वतंत्रता रहेगी कि यह जो भी न्याय विधि कानून जो भी लागू करेगा वह इस पर लागू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इस लोग यहाँ के लोगों ने यह मतलब ये शपथ ली कि प्राचीन भूमि जो ये है इसको विश्व में उसका अधिकार और ऊंचा स्थान दिलाया जाएगा और विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। और आपको बता दूं कि अगर आज भी आप देख लो कि चाहे जितना भी युद्ध भारत ने किया है उसमें शुरुआत में युद्ध की शुरुआत भारत ने नहीं किया है, ये आपको पता होगा, समझे, कि किसी प्रकार की युद्ध की शुरुआत यहाँ पर मतलब बड़ा ही शांति प्रिय देश कहा जाता है, बोला जाए तो, जो शक्तिशाली तो है लेकिन शांति प्रिय भी है, समझे। सम्राट अशोक को जानते हो ना। क्या हुआ था, कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में जब उन्होंने युद्ध किया, कलिंग का युद्ध तो जीत तो गए, लेकिन दिक्कत क्या हो गई थी कि उन्होंने जब वह युद्ध किया इस युद्ध में इतने ज्यादा निर्दोष लोगों को मतलब उन बलि चढ़ गए कि उन्होंने मतलब अंतिम में उनका पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने बोला कि भैया आज तो मैं अपने जीवन भर युद्ध नहीं करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर थे, ठीक है। तो इसके अलावा इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, ध्यान से सुनना, 22 जनवरी का डेट, पहला डेट मैंने क्या दिया तुमको, पहला डेट यहाँ पर देखो, सबसे पहले बैठक कब हुई थी तो 9 को, 9 के बाद फिर 13 को क्या किया गया था, शपथ वपथ लिए थे वो लोग, और फिर यहाँ पर क्या दिखाई देती है, यहाँ पर 22 जनवरी को 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये जितने भी प्रस्ताव उन्होंने रखा ये सारे प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया था और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी और आगे चल के यही उद्देशिका क्या बन गई, प्रस्तावना बन गई। ठीक है, परिवर्तित रूप, उद्देशिका का परिवर्तित रूप ही क्या कहलाया, संविधान की प्रस्तावना, जो तुम आज पढ़ते हो। क्लियर, हाँ या ना। हाँ सर क्लियर। चलो अब आगे बढ़े। अब देखो स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। अब स्वतंत्रता अधिनियम तो बना था लेकिन उसमें एक बात, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कुछ याद है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था जिस टाइम तुमसे पढ़ाका पढ़वाया था, बोलो। हाँ भैया याद है। तो यहाँ पर मैंने बताया था उसमें साफ साफ बोला था कि जो भारत के हेड रहेंगे, जो गवर्नर जनरल रहेंगे, उनको यह मतलब यह शक्ति रहेगी कि वह चाहे तो स्वतंत्रता अधिनियम को भी क्या कर दें, समाप्त कर दें। सही बात है या नहीं। उनको यह स्वतंत्रता थी कि वह स्वतंत्रता अधिनियम को भी खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों गवर्नर जनरल जो रहेंगे भारत के और पाकिस्तान के, वो दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले स्वतंत्रता अधिनियम को ही साइड में कर देंगे कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आपकी जरूरत इतनी थी कि हमको स्वतंत्र कर दो और वो हम हो गए हैं। ध्यान देना, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। मैंने बताया कि भाई जो संविधान सभा से अपने आप को देशी रियासतें जो थी, जिन्होंने क्या किया था, संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था, उनको खुद की रियासत चाहिए थी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए, समझाना बुझाना चालू किए। जब समझाना बुझाना चालू किए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग संविधान सभा का हिस्सा बनने लगे, कि भाई धीरे धीरे भारत में शामिल होने लगे। मैंने बताया कि यह काम किसको दिया गया था, बोलो, ये काम किसको दिया गया था। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैंने बताया था कि उन्होंने क्या किया था, ये देशी रियासतों का मामला संभाला था और उनको भारत में विलय करवाया था। आगे इसमें 28 अप्रैल 1947, ध्यान से सुनना, 22 जनवरी 1946 के बाद 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। मतलब 6 राज्य जो स्वतंत्र राज्य थे वो क्या थे, भारत में विलय हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे अभी भी लगातार क्या था, कुछ लोगों का विलय होना बाकी था, जैसे कश्मीर हो गया, गुजरात वाला प्रांत हो गया, समझे। इसके अलावा और कौन सा, ये क्या बोलते हैं, अपना हैदराबाद वाला इलाका, ये सब क्या थे, ये सब स्वतंत्र थे, समझे। इनको मिलाने की कोशिश की जा रही थी।
गुजरात वाला इलाके में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। गुजरात वाले इलाके में हुआ कुछ ऐसा कि शासक मुस्लिम था लेकिन जनता हिंदू थी, और जनता ने दबा के मतलब विद्रोह कर दिया। सबसे पहले तो चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ, जब चुनाव हुआ यहाँ पर तो शासक ने साफ साफ बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ ही मिलेंगे, और तुरंत ही वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और शासक भाग के चला गया पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान से फ़ोन किया और बोला कि भैया जनता चाहती है तो आप अपने आप को मतलब गुजरात को भारत में मिला लो। समझे मेरी बात? हाँ सर। चलो तो यहाँ पर देखते हैं 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य जो थे वो अपने मतलब संविधान सभा के प्रतिनिधि बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लिए। जब 3 जून को पूरी तरीके से संविधान सभा दोनों अलग अलग हो गई, पाकिस्तान अलग हो गया, समझे, तो उसके बाद क्या किया गया, दोनों सीट मतलब जो बाकी लोग जो प्रतिनिधि थे, जो सभा के अध्यक्ष थे, मतलब बंटवारा हुआ भाई, जिनको उस साइड जाना था वो उस साइड चले गए, जिनको इस साइड आना था वो इस साइड चले आए, और इस तरीके से क्या हुआ, जो इस साइड आए थे उन्होंने अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर ली, और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। जो भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जैसे कि मौलाना आजाद तो कांग्रेस के ही सदस्य थे, समझे, और भी जो भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो भारत में रहना चाहते थे, उनका क्या हो गया कि उनको बोला गया कि आप भी अपने अपने सीटों को ग्रहण कर लें। चलो ठीक है, चलो क्लियर हुआ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज़ादी हो चुकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अब देखो जो जो बातें लिखी गई थी उनमें क्या था कि इसमें भी निम्न 3 परिवर्तन किए गए थे। इसमें भी साफ साफ था कि अगर चाहे तो इसको स्वीकार करें, चाहे तो इसको खत्म कर दें, चाहे तो इसमें बदलाव कर दें। यह स्वतंत्रता थी गवर्नर जनरल्स को कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है तो चाहे तो इसमें कोई संशोधन करना है तो वो कर लो आप, समझे, चाहे तो आप इसको अपना लो और चाहे तो इसको आप खत्म कर लो। सही बात है या नहीं, बोलो। आ गया। चलो तो यहाँ पर 3 देखो, यहाँ पर ध्यान देना कि 3 कौन कौन से बदलाव इसमें किए गए हैं। तो सबसे पहला बदलाव क्या है, सभा को पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बनाया गया जिसपे किसी का शासन नहीं, जो स्वेच्छा से किसी भी संविधान को बना सकती थी बिना किसी के दबाव में आए। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए कानून को समाप्त करने या फिर बदलने का अधिकार भी दिया था। मैंने बताया कि जितने भी कानून है चाहे तो उसको आप अपना लो, चाहे तो उसमें बदलाव कर लो और चाहो तो उसको समाप्त कर दो। तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग का, फटाफट जवाब दो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा लापरवाही ना करना और इसको ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर संविधान सभा 2 तरीके से मैंने बताया था काम करने लगी। पहला काम तो इसका क्या था, पहला विधायी संबंधित काम था, मतलब विधायी संबंधी मतलब नियम विनियम कानून बनाना, जो कि कर ही रही थी, संविधान का निर्माण कर ही रही थी। इसके अलावा यहाँ पर वही लिखा है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए, समझे। इसमें एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा आम जनता के लिए छोटे छोटे कानून बनाना। तो यहाँ पर दिख रहा है देश के लिए आम कानून लागू करना। तो यहाँ पर जो संविधान सभा थी उसका अब 2 काम हो चुका था। पहला तो भाई देश के लिए संविधान निर्माण जो कि चल ही रहा था, दूसरा यहाँ पर देश की आम जनता के लिए छोटे कानूनों का निर्माण करना। यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि अब जो बैठक हुआ करती थी संविधान सभा की वो 2 अलग अलग तरीके से होती थी। संविधान सभा के लिए मतलब संविधान का निर्माण के लिए अलग बैठक, और ये जो छोटे मोटे आम जनता के लिए कानून बनाने थे उसके लिए अलग बैठक। यही नहीं, दोनों के अध्यक्ष भी अलग अलग लोगों को बनाया गया। तो आगे मैं पढ़ूं, समझ में आया या नहीं आया, बोलो। हाँ सर, समझ में आया। आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन किया जाता है। मैंने बताया कि दोनों के लिए अलग अलग बैठकें की जाती थी। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। संसद मतलब जो क्या, संविधान सभा ही पहली संसद थी, मतलब जो नियम विनियम कानून को बना सकती थी, समझे, उसको इंप्लीमेंट कर सकती थी। अब यहाँ पर जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, मतलब संविधान का निर्माण होता था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन और जब भी बैठक विधायिका के रूप में होती थी, विधायिका मतलब कानून बनाने के रूप में होती थी छोटी जनताओं के लिए, तब उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलकर। अब यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये बात का खास ध्यान रख लेना
कि संविधान सभा में 2 अध्यक्ष जो थे वो किस आधार पे थे। यहाँ पर 2 अध्यक्ष अलग अलग, यहाँ पर संविधान सभा जो थी वो 2 रूप में बढ़ चुकी थी। पहला क्या, जो विधायी संबंधित कार्य कर रही थी, जो कानून नियम विनियम बना रही थी। दूसरा जो संविधान का निर्माण कर रही थी। जब वह संविधान का निर्माण करने की बैठक होती थी तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और जब भी क्या होता था, विधायी संबंधित कार्य होते थे तो अध्यक्ष जीवी मावलकर। याद रहेगा? अरे सब लोग सो गए हो? 1-2 जन की खराटे की आवाज भी आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जाग रहे हो सब? फटाफट बोलो। हाँ भैया जाग रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है। चलो आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो आगे वाले पॉइंट पे क्या दिया है, जीवी मावलकर आगे बोला है संविधान सभा 26 नवंबर। यहां पर आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 में, यहां पर बता दूं कि इस दिन संविधान बन चुका था। यहां पर संविधान बन चुका था, लेकिन संविधान को क्या हुआ, पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। छोटे कानून जो थे उन्हीं को लागू किया गया था, यानी जो अधिकार थे जनता के। पूरी तरीके से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इसी दिन को हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ या ना? बोलो। हाँ भैया। ठीक है, यहां पर वही लिखा है कि संविधान सभा 26 जनवरी 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था, संविधान बन चुका था। और जब संविधान बन चुका तो संविधान की जो पुस्तकें थी, संविधान की बहुत सारी जेरोक्स कॉपी बनी, और वो जेरोक्स कॉपी क्या की गई, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन सबको बांट दी गई। और जब बांट दी गई तो फिर क्या किया गया, आप ध्यान से सुना। जब वो संविधान की कॉपी सबको बांट दी गई तो उस पर बोला गया कि आप इसे जाओ अच्छे से पढ़ो लिखो समझो, इस पे विचार, जैसे आपको नोट्स देता हूं तो बोलता हूं आप जाओ अच्छे से पढ़ना समझना, जो डाउट रहेगा तो आके पूछना, समझे। तो वही यहां पर किया गया कि जो भी मतलब सबको ये बुक दे दी गई और बोला गया आप जाइए और इसका अच्छे से निरीक्षण कीजिए और इसमें जो भी संशोधन बदलाव करने रहेंगे। यहीं तक नहीं, जनता को यह भी बोला गया, जनता के सामने भी ये बुक्स पेश की गई कि आपको इसमें जो भी संशोधन करने हैं, बदलाव करने हैं। एक डेट दी गई कि इसके दौरान कुछ दिया गया कि भाई 70 दिन के आसपास इसमें आपको जो भी चेंज करवाने हैं वो आप करवा सकते हैं। देखो क्या है वो, कि संविधान सभा 26 जनवरी 1949 तक इन दोनों रूप में कार्य करती रही, और इस दौरान संविधान निर्माण का कार्य 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को पूरा हो चुका था। आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्र भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे वो भारतीय सभा से अलग हो चुके थे। इसकी वजह से 1946 से माउंटबेटन योजना के तहत यह तय की गई सदस्यों की संख्या जो 389 थी, 389 थी, वो घटकर कितनी हो गई थी, केवल 299 ही तक रह गई थी। बाकी सब लोग क्या थे, वह अपने मुस्लिम लीग के मुस्लिम क्षेत्र में मतलब पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। आगे भारतीय प्रांतों की संख्या जो थी वो 296 से कहां तक आ गई थी, 229 तक आ गई थी। और देसी रियासतें जो थी उनको 93 दिया गया था, लेकिन 93 से वो घटकर 70 हो चुकी थी। समझे मेरी बात, क्योंकि वो भी अलग रहना चाहती थी देसी रियासतें। तो यहां पर आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। चलो अब लास्ट पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। आज के लिए इतना रहने दें कि अन्य कार्य देख लेते हैं कि किसने इस दिन क्या क्या कार्य हुआ। जरा ये डेट याद कर लो और आज के दिन के लेक्चर को खत्म कर देते हैं। चलो तो अन्य कार्य क्या क्या थे, संविधान का निर्माण और हेलो, हाँ बोलो, हेलो। चलो तो संविधान का निर्माण और संविधान का निर्माण तो चल ही रहा था, साथ में कानून यानी विधायी संबंधित कार्य भी कौन कर रहा था, अपनी संविधान सभा कर रही थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे ध्यान देना 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना। इसके अलावा कि भारत का सदस्य कौन कौन होगा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भारत के जो लोग थे उनको, मतलब आज के टाइम पे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास आधार कार्ड है जिससे तुम बता सकते हो कि मैं भारत का सदस्य हूं, नागरिकता, वो सारी चीजें। दूसरा यहां पर 22 जुलाई 1947 को, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। समझे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, सही बात है कि नहीं, बोलो। हाँ
हाँ, इसके बाद 22 जुलाई के बाद दूसरा डेट याद करो, 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। जो 26 जनवरी 1950 को गाया गया था, तो उसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इसी दिन मतलब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो कोई मुझे बता सकता है राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता अब सबको वंदे मातरम याद होगा ना। थोड़ा हार्ड है ना सर। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्यशालम मातरम ना, वंदे मातरम, यही गाना है ना, ठीक है। चलो 5वें पॉइंट पे क्या है, 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया था? यहां पर देखो तीनों डेट को एक ही काम हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। समझे मेरी बात? बोलो। ये सब 24 जनवरी को, 26 जनवरी को बस वही क्या कहते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाना था, तो 24 जनवरी को ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर छोटी बातें हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन कल देखेंगे। तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लेते हुए संविधान सभा ने कुल 11 बैठक हुई, और मैंने बताया कि संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, कि 60 देशों को संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ा, समझा, और उसके बाद जाकर क्या किया, इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर, कि भारत के संविधान सभा का स्ट्रक्चर कैसे होगा, और फिर संविधान के सभा का निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये बात का आप ध्यान रख लेना। आज के टाइम पे अगर कहीं होता, जो आज के टाइम पे 40,000 करोड़ 10,000 ऐसे आज के नेता ही ऐसे हैं, समझे, कि संविधान बनाने के चक्कर में ही देश बेच देते। हाँ या ना? हाँ सर। कि संविधान ले लो लेकिन देश गया, समझे? हाँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो यहाँ पर 64 लाख रुपए तक का संविधान बनाने में खर्चा आया था। आगे देखेंगे तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951, 1952 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली, अब यहां पर देखो संसद 5 साल तक, ध्यान से सुनना, संसद 5 साल तक अपने काम को खत्म कर चुकी थी। संसद का कार्य प्रणाली कितने दिन तक होती है? 5 साल की होती है। तो 5 साल तक वो अपने कार्य, लगभग वो एक क्या थी, अस्थायी संसद थी, तो उसने अपना काम खत्म कर चुका था। और इस तरीके से संविधान सभा खत्म हुई। और इसके बाद क्या हुआ, 1950 के बाद 1951 और 1952 में चुनाव हुआ, जिसके हिसाब से नई संसद बनाई गई, और फिर इस तरीके से भारत की अंतरिम संसद के रूप में उसने काम किया था। जब तक कि भारत का नई संसद का निर्माण नहीं हुआ, भारत की अंतरिम संसद के रूप में इसने कार्य किया। किसने? संविधान सभा ने। तो आपसे सवाल बन सकता है कि भारत की अंतरिम संसद कौन थी? तो वह संविधान सभा ही थी, जिसने संविधान सभा के साथ साथ, संविधान के निर्माण के साथ साथ संसद का भी कार्य किया। क्लियर हुआ या नहीं आज का? बताओ। हाँ सर, क्लियर। चलो, तो आज के लिए हम इतना रहने दें।